ओके बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन पार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन था बहुत सिंपल। सिंपल स्टेटमेंट है, अ सॉल्ट हैविंग हायर KSP देन द अदर सॉल्ट मस्ट बी मोर सॉल्युबल। नाउ प्लीज इसको समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी S ज़्यादा होना चाहिए। KSP ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास किसी का AB सॉल्ट है और उसका KSP मान लीजिए आपका सपोज है मान लीजिए 100। ठीक है, और दूसरा है AB2। ठीक है, AB2 है, सपोज AB2 अगर आपका आ रहा है समवेयर अराउंड, मान लीजिए आप बोलोगे मान लीजिए 200 सपोज। तो आप बोल सकते हो कि देखिए इसका रूट ओवर क्या, कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो तो किस तरह से आता है ना। यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 200 बहुत ज़्यादा है ना। ए बी अगर हम लोग बात करें तो ए बी टूटता है A++B- में, इजंट इट। सॉलिबिलिटी है S, ये है S, तो हम लोग बोल सकते हैं KSP विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- विच इज इक्वल्स टू S²। ये हो जाएगा 100, तो आपका वैल्यू आ गया बहुत आसानी से 10। ठीक, सपोज हम लोग AB2 की बात करते हैं। ये AB2 मान लो 120 ही होता है, मैं 200 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर 120 होता तो क्या होता। तो ऐसे केस में बेटा देखो, यहाँ पर अगर AB2 लेते हैं तो AB2 टूटता है A++2B- में। अगर ये S बना होगा तो ये 2S बनेगा, तो KSP कितना आ जाएगा बेटा, KSP विल बी इक्वल्स टू S इंटू 2S का होल स्क्वायर, विट इज 4S³ सो 4S³ शुड बी इक्वल्स टू 200 दिया हुआ है। और हम लोग बोल देंगे S³ कितना आ जाएगा बेटा, S³ विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 50। और S विल बी रूट ओवर 50, आई मीन क्यूब रूट ऑफ 50। क्यूब रूट ऑफ 50 मतलब कितना आएगा, करीब करीब 3 और 4 के बीच में आएगा, isn't it? 3 to 4 के, मतलब 3 और 4 के बीच में आता है। सपोज ऐसे कि मान लीजिए ये करीब करीब 3 और 4 के बीच में आ रहा है, सपोज हमसे 3.78 के आसपास आ रहा, मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, बिकॉज ये 64 के पास है। तो इस तरीके से आप देखो, भले यहाँ पे KSP का वैल्यू ज़्यादा था, बट सॉलिबिलिटी वाइज ये 3.7 है और यहाँ पे सॉलिबिलिटी क्या है, 10 है। सॉलिबिलिटी डायरेक्टली बताता है आपका कितना मोल्स पर लीटर वो डिजॉल्व हो रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हायर दैन करेक्टर हायर द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी, यस। अगर हम लोग सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कुछ ना दिया हो तो हम लोग मानते हैं पानी, और यहाँ पर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होने के चांसेस बिल्कुल है, तो ये पॉसिबल है। लोअर द आयनिक करेक्टर, ये तो गलत है, सॉलिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। उल्टा है स्टेटमेंट है, KSP विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टेकन। नाउ KSP डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर अ गिवन रिएक्शन। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, किसी और चीज़ पर डिपेंड करता ही नहीं है, एक्सेप्ट अगर एक रिएक्शन आपने दे दिया है तो वो रिएक्शन के लिए उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा जिस टेम्परेचर आप एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी मैंने बताया आपको, देखो C4H8O है, ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसका DB कितना है बेटा, DB विल बी इक्वल्स टू 4 + 1 - 8/2 विच इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 DB है और हमें बोला जा रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, तो या तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो या तो एक कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है और एक OH हो सकता है, या फिर एक रिंग हो सकता है। मान लो ऐसा रिंग, मतलब कुछ भी रिंग बन गया, या मान लो एक रिंग हो गया प्लस OH हो गया। साइज डिपेंड करेगा कितना कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते, OH हो या OR हो, OR' हो, जो भी हो। तो ये साइक्लिक अल्कोहल सैचुरेटेड ओपन चेन तो पॉसिबल नहीं है। सैचुरेटेड मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन्स वनली नहीं, और भी चीज़ें हो सकती है। साइक्लिक अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अनसैचुरेटेड अल्कोहल ईथर, यस इट इज पॉसिबल। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक अल्कोहल वनली, नो नो। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इट कैन रिप्रेजेंट सो मेनी सिचुएशंस। नेक्स्ट है C5H12O। अगर हम DB की बात करें बेटा, तो DB कितना आएगा, DB जो आएगा वो आपका आएगा
5+1 -12/2 दैट इज इक्वल टू 0, यानी सैचुरेटेड है। अब यहाँ पे देखो ईथर पूछा हुआ डायरेक्टली मुझसे, ठीक है, ईथर ही पूछा हमसे, तो क्या पॉसिबिलिटी हो, या तो C4H मान लीजिए 9 इधर हो, OC हो, बिकॉज एक कार्बन इधर हो ही होगा, बाकी सब इधर मान लो। दूसरा क्या हो सकता है, एक तरफ 2 कार्बन कर लो, बाकी 3 कार्बन का यहाँ मान लो, 3 कार्बन कितना होगा, C3H7, तो अल्काइल ग्रुप बन रहा होगा CnH2n+1। अब मैंने आपको कराया क्लास में बेटा कि इसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4। इसमें कितने हैं, कितने तरह से वेरिएशन हो सकता है, पूरे ग्रुप मान लिया तो ये कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। कैसे है देखो यहाँ पर थर्ड वाले कर रहा हूँ, अगर मैं C4H9 की ही बात कर रहा हूँ, C4H9 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और OCH3 को आप एक साथ मान लो। OCH3 कहाँ कहाँ आ सकता है बेटा, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है, 1 2 3 ये 4, तो यहाँ पे देखो प्लेनर सिमेट्री है, तो एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है, टोटल 4 हो जाएंगे। C3 वाले में कितना होगा, 1 2 3 यहाँ से ही जा रहा है, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, तो जो बगल वाला जो सेकेंड राइट साइड में है उसको पूरे ग्रुप मान लिया, टोटल मिला के आपके 6 हो जाएंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, ये तो बड़ा दिखने में बस डरावना है, पर है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दो उसमें क्या बेटा, क्या है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोटोप बोल रहा है, क्या ये पॉसिबल है, ये साइक्लो अल्कीन है और कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो ये तो हो नहीं सकता, हटा दो, बिकॉज 8 से कम होगा तो कभी भी GI शो करेगा नहीं। और ये वाला पॉइंट दिख रहा है, पर यहाँ पर दूसरा वाला भी H ही है, ये भी H ये भी H, तो ये वाला भी आपका स्टीरियोजेनिक बॉन्ड नहीं कहलाएगा, इसलिए तो नहीं होगा। इस वाले में बेटा, इस वाले में ध्यान दो, ये अगेन आपका क्या है, साइक्लो अल्कीन वाला पार्ट है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे ये बड़ा एक ग्रुप है, यहाँ पे H है, बाकी कहीं पे और कुछ है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में बेटा, इस वाले में अगर तुम ध्यान दो तो इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल ग्रुप है, तो क्या होना चाहिए, हमें पता है कि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, A B, तुम चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल आ रहा है, इसका मतलब A और B बराबर हो जा रहा है। GI के लिए A शुड नॉट बी इक्वल्स टू B, इजंट इट, तो ये वाला भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस वन, इसके हिसाब से तो नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे अल्कीन है, बट इसके हिसाब से पॉसिबल है। देखो एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, यहाँ एक H है और एक CH3 है, इसलिए आंसर शुड बी D। CrO5 एंड K2CrO4, ना आप कैसे निकालोगे बेटा, CrO5 मैंने बताया आपको, क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है ना। और क्या आप इसमें देखोगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करोगे तो क्या होता है, आर्गन 18 आता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आता है बेटा 24 है, तो 3d5 4s1, यानी टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर शेल में है, यानी मैक्सिमम इसकी जो चार्ज या ऑक्सीजन स्टेट इस पे आ सकता है, दैट इज इक्वल टू +6। नाउ CrO5 अगर हम लोग ध्यान देंगे तो CrO5 शुड बी, अगर आप ऐसे निकालोगे तो इसको मान लिया X, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया, 5 × -2 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो X विल बी इक्वल्स टू 10। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 से ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों होता है बेटा ये सब चीज़, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज मैंने बताया था, अगर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो कैलकुलेशन करके वो मैक्सिमम पॉसिबल से ज़्यादा आता है, इसका मतलब देयर इज ऑलवेज अ केस ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई, कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा है। अब देखो ये अब काउंट करो, तो देखो यहाँ पर अब देखोगे तो ये कितना आएगा, +6 ही आएगा, ठीक है। कैसे आया, देखो -1 +1, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इसके तरफ होगा, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके तरफ होगा, तो -1 इस पे जाएगा +1, उस तरह से -1 +1 एंड -1 +1, तो टोटल 4 हो गया। ये -2 होगा ऑक्सीजन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इसकी तरफ मान लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा +2, तो टोटल मिला के हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट ऑफ CrS +6। अगर हम लोग K2CrO4 की बात करें तो K2CrO4 में कोई दिक्कत है ही नहीं, पोटेशियम ग्रुप 1 है, ऑलवेज 1 होगा,
तो 2 × 1 क्रोमियम का मुझे मान लो x प्लस 4 × -2 शुड बी इक्वल्स टू 0, x विल बी इक्वल्स टू +6। ओके, सो आंसर शुड बी ए। ठीक है, वो जो रूल्स लिखवाया है उसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बहुत सिंपल था, देखो कैसे आएगा बेटा। दिस इज 4 × 1 प्लस 2x प्लस 7 × -2 शुड बी इक्वल्स टू 0। मैंने फास्फोरस का x मान लिया। टोटल चार्ज शुड बी 0 बिकॉज यहाँ पर कोई भी चार्ज दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये 4 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0 है, तो x विल बी इक्वल्स टू +5। ये मैक्सिमम पॉसिबल है, यस, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम पॉसिबल को ओवरकम नहीं करना चाहिए, इट हैज़ टू बी विद इन दैट लिमिट। ठीक है ना, IUPAC नेम ये तो आपको बहुत आराम से पता ही है, दिस इज ऑलवेज इन इजी क्वेश्चन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबरिंग का लोवेस्ट लोकेंट दो 1 2 3 4। अब इधर भी दो, इधर भी दो, कहीं भी दो 5, ये 6, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इन। सही हो गया। ओके, अनदर सेटर क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ये बोला पोजीशन आइसोमर कौन सा है और गिवन चीज क्या दिया हुआ है आपको, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स दिया हुआ है। वी नो दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो ये नहीं होगा। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, फिर ये नहीं होगा दोबारा। ये कीटोन है और ये भी कीटोन है, और यहाँ पर ये कहाँ है, ये आपका है 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे है। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है बेटा, ये आपका है कीटोन, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज दिस वन। ठीक है, आप बोल सकते हो मेटामर जैसा पॉसिबल, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से ये पोजीशन आइसोमर की तरह भी बिहेव कर रहा है। विद द फॉलोइंग विल शो GI। ओ देखिए, ये क्या है बेटा, ये है एलीन सिस्टम, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3। पाई बॉन्ड अगर ऑड होते हैं तो GI शो करता है, इवन तो नहीं करता, तो ये करेगा और ये वाला चीज़ नहीं करेगा ना। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये बड़ा अजीब दिख रहा था यहाँ पर, मुझे बताना है ये शो करेगा नहीं करेगा ना। ये स्ट्रक्चर जो है, ये बोलोगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा बल्कि है ये दोनों ग्रुप, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो पूरा कंप्लीट नहीं है, देखो ध्यान दो, यहाँ कंप्लीट नहीं है, ओपन चेन है, तो ये वाला तो आपस में तो नहीं कुछ कर रहा होगा। बट और कुछ सोचो, मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना दिया। ये कंप्लीट रिंग नहीं है, बट ये वाला पाई बॉन्ड देखो, चेक करो, यहाँ पर एक I लगा हुआ है, एक CH3 अलग हो गया, एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, अलग अलग हो गया ना, A B C, ये पूरा पूरा D हो गया है, तो ये भी आपका करेगा। तो 1 और 3 आपका आप करेगा, इसलिए आंसर शुड बी B। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग विल शो GI। ओके, अब देखो GI शो करने के लिए मैंने बताया था आपको बेटा कि ये वाला चीज तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइक्लोअल्कीन लेस देन 8 कार्बन कैन नॉट शो GI। ये वाला पॉसिबल था, अल्केन वाला पार्ट देखो sp3 हाइब्रिडाइज वाला यहाँ अच्छा है, बट और कहीं तो कुछ है ही नहीं, तो ये करेगा नहीं। ये कितना कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो ये सिस ट्रांस पॉसिबल कर सकता है। ये वाला फिर नहीं करेगा, और ये वाला तो 2H लगा हुआ, ये भी नहीं करेगा। आंसर इज बी। कितना इजी क्वेश्चन आपको दिया है, बस दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा है, बट बहुत इजी होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा है, और आपको ये दिया हुआ बोला है कि एक हाइड्रोजन को एक Cl से रिप्लेस करने के बाद क्या बनेगा। ना ध्यान दो, इस जगह पे हर जगह पे H हर जगह पे है, ठीक है ना, H वहां से कहीं से भी आप H हटाओ और Cl लगा सकते हो, एक ही बार लगाना है, याद रखिएगा कि बिकॉज याद दिया वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज टू बी रिप्लेस्ड। ना मैंने आपको बताया कि बेटा अगर आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा तो IUPAC अलग हो जाएगा। और कैसे चेक करते हैं, क्लियर सिमेट्री से। देखो इस कार्बन के हिसाब से देखो, इधर और इधर प्लेनर सिमेट्री है, और इधर भी देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये प्लेनर सिमेट्री बेटा है ना, प्लेनर सिमेट्री ये भी है, प्लेनर सिमेट्री ये भी है। तो अल्टीमेटली आप मान लो इधर स्टार्ट कर रहे हो तो इसके इधर मत जाओ, दैट इज अगर राइट साइड पे हो तो लेफ्ट साइड मत जाओ, और इस रिंग में बात कर रहे हो तो ऊपर हो तो नीचे मत जाओ, दिस इज टॉप दिस इज बॉटम। तो कहाँ कहाँ लगा सकते हो, तो एक तो यहाँ लगा सकते हो, ये कार्बन लगा है,
एक यहाँ लगा सकते हो, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। एक यहाँ लगा सकते हो और एक यहाँ लगा सकते हो। तो 1 2 3 4 इज द आंसर, ठीक है ना। तो आपको बस प्लेयर सिमेट्री से चेक कर लेना। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम टाइट्रेशन पार्ट। आप देखो यहाँ पे क्या दिया बेटा, फेरस सल्फेट दिया, KMnO4 दिया हुआ, इजंट इट। क्या बोलोगे आप? बोलोगे इक्विवेलेंस ऑफ या मिल इक्विवेलेंस, कुछ भी हो, इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 should be equals to equivalence of KMnO4। अब मीडियम आपका एसिडिक है, याद रखना। इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? वैलेंसी फैक्टर होता है इनटू मोल्स ऑफ FeSO4, ये मोल्स हो गया N से, और दिस इज वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ KMnO4। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा? देखो Fe कहाँ जाएगा बेटा? MnO4 जाएगा Mn2 प्लस इन एसिडिक मीडियम, तो वैलेंसी फैक्टर होता है 5, और Fe2 प्लस जाता है Fe3 प्लस में, तो वैलेंसी फैक्टर होता है 1। अपने दोस्तों को आपको पहचानना पड़ेगा, isn't it? तो ये बड़ा ही आपका अच्छा दोस्त है, ये हमेशा बस 2 से 3 में चला जाएगा। तो 1 इंटू मोल्स, मोल्स कितना होता है बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है देखो मोलारिटी के फॉर्म में, तो मोलारिटी के हिसाब से क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिली मोल्स, मैं ml रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 इंटू 100 ml शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है 5, तो ये आपने लिखा 5, और यहाँ पे मोलारिटी है 0.1, और क्योंकि मैंने मिनी मोल्स लिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं VmL। आ गया आंसर। अब बेटा यहाँ से क्या हो जाए? यहाँ से V इक्वल्स टू 100/0.5 विच इज इक्वल्स टू 200 ml, है ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो CHO के बारे में दिया हुआ है, CHO के बारे में दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि भाई ये 1:2 रेशियो बाय मोल्स है, और ये 53.33% है। तो अगर मैं मोल्स की बात करूं, सपोज मैं बोल रहा हूं कि 100 ग्राम लिया, तो कितना ग्राम होगा बेटा? 53.33% होगा, 53.33 ग्राम हो गया। तो मोल्स रेशियो की बात करें, तो मोल्स रेशियो बात क्या करेंगे? मोल की फॉर्म बात कर लो पहले। तो मोल के फॉर्म में क्या होगा? 53.33 डिवाइड बाई 12 कर लिया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, पर एक बात तो श्योर है कि जो भी मोल्स आएगा वो 1:2 रेशियो में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो भी आपका आ रहा होगा वो उसी फॉर्मेट में आ रहा होगा 1:2। और बेटा ये कितना आ रहा है? तो ये करीब करीब आ रहा है 12 चौक 48, ठीक है ना, समथिंग 4 टाइम्स समथिंग आ रहा होगा। अब निकालेंगे कैसे ना? सी, सबसे पहला चीज देखो कि H और C का रेशियो किस फॉर्मेट में 1:2 है। तो जो भी यहां आएगा उसका दुगना है। मान लो ये आपका आया A, तो ये क्या होना चाहिए? 2A होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इसका आएगा उसका 2A होना चाहिए। और जो बचा हुआ जो भी ग्राम होगा, मान लीजिए इतना इतना है, तो इसके हिसाब से वेट निकाल सकते हो। जो बचा हुआ वेट होगा उसके हिसाब से आप वो निकाल सकते हो। या थोड़ा और सोचो, बस समझ में आ रहा है? अगर मैंने 100 ग्राम माना है तो बाकी मिला के जो भी ग्राम होगा वो आप निकाल सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये है तो इन दोनों मिला के कितना होगा? इन दोनों को मिला के 100 माइनस 53.33 ग्राम हो जाएगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ? मोल्स निकाल रहा हूँ। मोल्स निकल जाएगा, मान लीजिए जो भी, तो जितना मोल ये आया है उतना ही मोल इंटू 2 टाइम्स ये हो जाएगा। इससे इसका वेट निकल जाएगा, है ना। और जब वेट निकल जाएगा तो आप इसका भी मोल निकाल सकते हो, बिकॉज 100 वेट ऑफ O विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस वेट ऑफ कार्बन माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन। और मोल रेशियो दिया हुआ है आपको तो निकल सकता है। लेकिन थोड़ा सा और सोच लो और इजी। तो पहला ही चीज है कि C और H का रेशियो 1:2 होना चाहिए। यहाँ पे है क्या? 1:2 है। यहाँ है क्या? नहीं है, नहीं है, हटा दो। 4:6 है। यहाँ है क्या? नहीं है, हटा दो उसको। अब इन दोनों में आंसर है। तो बेस्ट टेक्निक क्या है बेटा कि आप आंसर निकाल लो किसी का। सपोज C का हम निकालते हैं, ठीक है। आपको एटॉमिक मासेस पता है और आपको कार्बन कितना है वो पता है। तो देखो यहाँ पे कितना रहा बेटा? दिस इज 1 प्लस, सपोज ये 12 है तो दिस इज 12 प्लस 32, 2 ऑक्सीजन है, प्लस 1 कितना है बेटा? दिस इज 46।
ठीक है ना। तो रेशियो वाइज कितना है बेटा, ए वाले ऑप्शन में देख के डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा भाई, आपने कितना लिया हुआ है इसमें, 12 ग्राम लिया हुआ है और 46 मॉलिक्यूलर मास है। जो मॉलिक्यूलर मास में जो रेशियो होगा वही तो हर समय रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में, चाहे आप कितना भी ग्राम ले लो, इनटू 100। क्या ये 53.33 आ रहा है, जैसे एक बार चेक कर लो। यू विल फाइंड दिस इज नॉट 53.33, कुछ और आप निकाल के देख लीजिए उठा के। सपोज मैं बात करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका गया, दिस इज 6 एंड दिस इज 23, तो ये आएगा 600 और ये आएगा 23। ओके 600 और ये आएगा 23, ठीक है ना, 12/46। अब हम लोग क्या करें बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कितना आया करीब करीब 2 टाइम्स करेंगे तो 46 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4140। तो क्या ये कार्बन का परसेंटेज 53% हुआ, आंसर इज नो, तो ये तो गलत हो गया, आंसर शुड बी दिस वन। आप चाहे जैसे मन वैसे पहुंचो, पर ऑप्शन देखे भी आप निकाल सकते हो आराम से। ओके तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अरे फंक्शन ग्रुप ही तो निकालना है। देखो ये वाला पार्ट क्या है, एल्डिहाइड, ये वाला क्या है, अमीन, ये वाला पार्ट देखो क्या है, कीटोन। नो डबल बॉन्ड और ये NH लगा हुआ है, देखो ये क्या होता है, अमाइड होता है। ये COOH लगा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बहुत सिंपल, दिखने में बहुत गंदा होता है। और देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या है, एसिड एंड हाइड्राइड। तो 1 2 3 4 5 6 इज द आंसर। ठीक, सिंपल, वेरी सिंपल, देख के बस बताना था। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट लोग सीखे थे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे KSP AB अगर है सॉल्ट, तो AB टूटेगा किस में, A+ और B- में, क्योंकि ये KSP दिया मतलब ये पूरा पूरा सॉल्युबल नहीं होता, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S मोल्स पर लीटर, तो इतने ही आयंस प्रोड्यूस करेगा। और KSP कैसे डिफाइन करोगे, इट इज A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, उसका कोएफिशिएंट जो है ये कितना हो जाएगा, S²। तो S² इक्वल्स टू 10⁻⁻10, तो S विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक, इसमें कितना आएगा बेटा, AB2, मैंने आपको बताया था, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। अगर AX/BY होगा तो ये कैसे टूटेगा, ये होगा A, इसका वैलेंसी क्या होगा, Y प्लस B X-, और एटम कितना है इसका, X ये है और Y ये है, ठीक है ना। ऐसे केस में KSP कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी, अगर ये XS हो जाएगा ये YS हो जाएगा, इट विल बी X पावर X, Y पावर Y, S पावर X प्लस Y। निकाल के देखिएगा, हम लोग कर चुके हैं क्लास में। सो ये KSP सेकेंड वाला कितना हो जाएगा बेटा, KSP विल बी इक्वल्स टू, ये देखो A पावर एक नीचे 1 है, तो 1 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू S पावर 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4S³ 4S³ इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻12, और यहाँ पर आपका S विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻4। ओके ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। यहाँ पर देखो ये कितना होगा बेटा, A2B3 यानी 2 पावर 2 3 पावर 3 S पावर 5 शुड बी इक्वल्स टू S पावर X प्लस 5 हो गया, ठीक है ना, विल बी इक्वल्स टू 1.08 इंटू 10⁻⁻23। ओके ये कितना बेटा, ये हो गया 108, 27 इंटू 4, S पावर 5 शुड बी इक्वल्स टू 108 इंटू 10⁻⁻25, 25 है ना, मैंने 108 का कर लिया। ओके तो ये कट गया। अगेन S का वैल्यू कितना है बेटा, 10⁻⁻5, तो अभी तक यही जीत रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, A2B हो तो भी आएगा 2 पावर 2 इंटू 1 पावर 1, S पावर 2 प्लस 1 3 शुड बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13। तो यहाँ पे आएगा बेटा 4 टाइम्स S³ शुड बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, 1.6 को ये पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा -14, पर हमें S³ चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं 160 कर लेते हैं।
या आप ऐसे कर लो, दिस इज ऐसे कर लो, दिस इज 0.16 इंटू 10 पावर -12, ठीक है ना। तो एस कितना है बेटा 0.04, ये थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटू 10 पावर कितना आएगा 10 पावर -3, इसका क्यूब रूट आएगा, ठीक है। सही है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा। 0.04 का क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको और चेंज करते हैं। लेट अस सॉल्व लाइक दिस, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 4s³ को रखा हम लोगों ने, थोड़ा सा इसको करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक पावर ज़्यादा कर लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। इट इज़ 160 इंटू 10 पावर -15 कर लिया तो देखो आसान हो जाएगा। s³ हो जाएगा तुम्हारा कितना 40 इंटू 10 पावर -15, ठीक। s कितना होगा 40 का क्यूब रूट इंटू 10 पावर -5। अब 40 का कितना होगा 3 क्यूब तो 27 होता है, तो ये करीब करीब 3 पॉइंट मान लीजिए 4 के आसपास होगा, 3.5 के आसपास होगा मान लीजिए, जो भी है, हमें तो कंपेयर करना है। दिस हैज टू बी 10 पावर -5। अब देखो यहाँ पर कि 10 पावर -5 है और ये 10 पावर -4 है, इसका मतलब ये 10 टाइम्स इंटू 10 पावर -5 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ज़्यादा है। सो आंसर शुड बी, दिस इज AB2 इज द करेक्ट आंसर, ओके ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन था, इट कैन बी डूएबल क्वेश्चन में से एक है। कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल ना, जूल में मुझसे पूछ रहा है, ये जूल याद रखिएगा। 4.5 ग्राम्स ऑफ H2O2 रिएक्ट्स विद इतना दिस। ना मुझे वर्क डन कितना होता है बेटा अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पे प्रेशर फिक्स हो तो हम लोग लिख सकते हैं P डेल्टा V, और ये क्योंकि देखो एक्सपेंशन वर्क हम लोग मानते हैं तो माइनस लगा देते हैं केमिस्ट्री में, isn't it? यानी होगा -P टाइम्स V2 - V1, V फाइनल - V इनिशियल ना। इनिशियल देखो यहाँ पे लिक्विड था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैस बनना शुरू किया। एज पर द क्वेश्चन गिवन अगर हम लोग बात करें तो 2H2O2 ये लिक्विड, ये दे रहा है O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड ना, इसका मतलब ये 2 मोल होगा तो ये 1 मोल निकलेगा, ठीक। ये 4.5 ग्राम मतलब 4.5 मतलब कितना होगा 4.5 डिवाइड बाई हाउ मच, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 + 32 34। अगर ये इतना मोल हुआ तो ये कितना निकलेगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, अब 1/2 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 34, इतना मोल्स ऑफ O2 गैस निकल रहा होगा ना। बाकी सब लिक्विड है तो यही गैस क्या कर रहा होगा, एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड जब कर रहा होगा बेटा तो फिर क्या हम लोग करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इनिशियली तो ऑलमोस्ट जीरो ही है और फाइनली ये है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक काम ये कर सकते हो, P डेल्टा V है ना, आप लिख सकते हो सिंस PV = nRT, तो PV2 V2 क्या हो जाएगा N2RT, ठीक, और PV1 शुड बी इक्वल्स टू N1RT, जो भी आ रहा होगा गैसेस जो भी होगा सिस्टम में पहले, तो PV2 - V1 शुड बी इक्वल्स टू N2 - N1 टाइम्स RT, इजंट इट। और ये कितना होगा, दिस इज इनिशियली कितना था बेटा गैस, यहाँ पे तो कोई गैस ही नहीं है, स्टार्टिंग में जब लिक्विड था, फाइनली कितना मोल्स ऑफ गैस है आपको पता है यहाँ से, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इट इज 1/2 टाइम्स 4.5 डिवाइड बाई 34, ये आपका मोल्स निकला इंटू 8.314, क्यों, बिकॉज जूल पर मोल केल्विन मुझे चाहिए, और इंटू कितना बेटा, इंटू आपका है 25 डिग्री यानी 298 केल्विन। दिस इज द अमाउंट ऑफ जूल दैट इज रिलीज्ड, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 163, दैट इज 1.63, ये आप निकालोगे तो आएगा 163 या 1.62 10/2। माइनस क्यों लगा बेटा, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क है, तो हमें यहाँ पर V2 - V1 के फॉर्म में तो ये लिखा पर माइनस लगा था पहले, तो इसलिए माइनस हम लगा कर, इसलिए आंसर शुड बी A।
Clear? So this is the how we approach it. Now let us talk about question number 17. पर इसको हटा देते हैं. Now बेटा 17 में क्या होगा? 17 में देखो डेल्टा ई फर्स्ट लॉ से क्या आता है बेटा, जो भी इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और वर्क डन जो होता है वो हम लोग करते हैं एक्सपेंशन वर्क मान लेते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइनस वर्क डन होता है, इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इस फॉर्मेट में लिख देते हैं. ना डेल्टा ई दिया हुआ है प्लस 300 और एब्जॉर्व कर रहा है सिस्टम में, कभी भी एनर्जी जाता है तो पॉजिटिव मान दे, शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 400, और दिस इज माइनस पी डी वी, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस पी डेल्टा वी, और ये जो पी डेल्टा वी जो है वो 0.5 हो जाएगा, दिस इज पी डेल्टा वी वट इज इक्वल्स टू 400 माइनस 0.58 बार है, ध्यान देना, इंटू डेल्टा वी, ये लीटर में आ रहा होगा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 100 शुड बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू डेल्टा वी बार लीटर. नो प्लीज अंडरस्टैंड 1 बार लीटर कितना होता है, 1 बार इज 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 लीटर इज 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो 1 बार लीटर कितना हो गया बेटा 10 पावर 2 न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू 10 पावर 2 जूल्स. सो ये जूल के फॉर्म में ले आना, तो 0.5 इंटू 100 डेल्टा वी, ये जूल्स, और इधर भी माइनस 100 जूल है, डेल्टा वी बेटा कितना आया, दिस इज इक्वल टू 2 लीटर्स, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी. क्लियर? नेक्स्ट देखो, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मॉलिक्यूलर मास. तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि दिया हुआ है कि इफ्यूजन ऑफ CH4 is 3 times rate of diffusion of gas X under same condition. So rate of CH4 by rate of X should be equals to root over molecular mass of X by molecular mass of CH4. Now this value is given as 3. So 3 should be equals to mx times 16. और स्क्वायरिंग हो जाएगा 3 square that is equals to 9 should be equals to mx by 16. mx will be equals to 16 into 9 that is equals to 144. So this is the answer. Clear? बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता है. नाउ क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट सराउंडिंग दैट डू वर्क ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम करना है. ऑन द सिस्टम मतलब मेरे को सिस्टम पे काम करना है. सिस्टम पे काम करने का मतलब सिस्टम को तुम कुछ दे रहे हो, इसका मतलब वर्क डन शुड बी पॉजिटिव. वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन वर्क होना चाहिए. यानी क्या होना चाहिए, कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम शुड डिक्रीज, इजंट इट. ना चेक करो, मेरे पास जो भी वॉल्यूम आ रहा होगा वो जो भी हो, टेम्परेचर फिक्स, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर का तो फिक्स है. लेट मी चेंज माई कलर. सो टेम्परेचर यहां फिक्स्ड है, प्रेशर फिक्स्ड है, तो V शुड बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स. तो अगर वॉल्यूम घटना चाहिए, पी डीवी वर्क पॉजिटिव का मतलब हो गया कंप्रेशन, इजंट इट. इसका मतलब डेल्टा V शुड बी नेगेटिव, डेल्टा N शुड ऑल्सो बी नेगेटिव, मतलब घटना चाहिए. सिंपली ये हो गया. अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर 4 मोल अमोनिया है, 7 मोल या 7 टाइम्स बोल रहे हो ऑक्सीजन, मोल्स ही मान लेते हैं, तो ये 11 हो जाएगा डेल्टा एन. यहाँ पर इधर एन 11 और इधर कितना 10. सो डेल्टा एन बेसिकली क्या, डेल्टा एन जी, इट इज टू क्या हो जाएगा बेटा, मोल सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ gaseous product minus sum of coefficient of gaseous reactant.
नो यहाँ पे कितना बेटा, पहले केस में है 4+7 और यहाँ पर रिएक्टेंट है 4 और 6, 4+6, तो क्या हुआ, घट गया ना। ये 10 है, ये 11 है, तो घट गया, तो मुझे तो वही चाहिए, डेल्टा एन जी शुड बी नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। CO+H2 यानी यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 3 हो गया, यहाँ पर लिक्विड है तो ये घटा ही हुआ है, ये भी सही है। सी ग्राफाइट प्लस H2O, यहाँ पे 1 मोल है, ग्राफाइट सॉलिड है, सॉलिड दिया हुआ है, एंड CO+H2O, यहाँ पर देखो ध्यान दोगे तो 2 मोल्स यहाँ पे, यहाँ 1 ही मोल मिल मतलब रिएक्ट में था, तो ये वाला तो नहीं होगा ना। इस केस में तो गैस है ही नहीं, बट देखो ध्यान दो, वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वाटर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जाने में देयर इज अ, सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो, ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है कि सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम वाटर केस में ज़्यादा होता है, जब आप लिक्विड बनाते हो तो वॉल्यूम थोड़ा स्ट्रेन करता है, बिकॉज यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टूटते हैं और कॉम्पैक्ट बनते हैं, तो डेल्टा भी यहाँ अभी भी नेगेटिव है, इजंट इट। बिकॉज अगर हम लोग बात करें आइस के लिए या सॉलिड के लिए, आपको पता है तो सॉलिड में वॉल्यूम ऑफ आइस या डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम फॉर द सेम मास डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, सेम मास फॉर सेम मास आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म हो गया और ये लिक्विड फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हमारा जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, देयर इज अ श्रिंकिंग इन वॉल्यूम, और वही तो हमें चाहिए। तो श्रिंकिंग इन वॉल्यूम के हिसाब से हम बात करें तो ये भी आपका सही है। सो आपका 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई पीवी डायग्राम मुझे दिया जाता है, पीवी डायग्राम दिया जाता है, तो P डेल्टा V इज वर्क डन विच इज इक्वल टू एरिया अंडर PV डायग्राम इनक्लोज्ड, ठीक है ना। ना यहाँ पर ABC की बात कर रहा है, तो ये एरिया इस A और B में वॉल्यूम क्या आ रहा है बेटा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसको बोलोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखो फिक्स है, और ये वाला कुछ और लाइन है ना। इस मुझे क्या एरिया किस में निकालना है, पीवी डायग्राम में एरिया, यानी पी और वी के बीच में। तो देखो यहाँ पर एरिया क्या रहा बेटा, इस प्रोसेस में एरिया यहाँ आएगा, ये ट्रेपीजियम। तो बीसी में AB में एरिया कितना आएगा, अगर हम बात करें तो AB में कोई एरिया है ही नहीं, बिकॉज AB के लाइन के नीचे कोई आपका V फिक्स पॉइंट है, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। BC में क्या होगा बेटा, ये पूरा एरिया जो मैं काउंट कर रहा हूँ दैट इज द एरिया, मैं इसको मान लो E बोल रहा हूँ, इसको मान लो F बोल रहा हूँ। तो एरिया जो वर्क डन आएगा इन BC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम दैट इज FBCEF, ये पूरा पूरा एरिया आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और क्योंकि ये एक्सपेंशन वर्क है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। Now what about this one, work done in process C to A। Now C to A एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन वर्क है, तो पॉजिटिव आएगा। पर एरिया कैसे आएगा बेटा, एरिया इस लाइन के नीचे जो भी कर्व, जो भी आपका एरिया आ रहा है, कौन सा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन द प्रोसेस CA, यानी एरिया C से A से F से E से C, एंड दिस विल बी पॉजिटिव। अब फिर पहुंच गए यहाँ पे, तो अल्टीमेटली दोनों के एरिया माइनस कर दें तो व्हाट यू विल गेट, इस बड़े से एरिया से छोटे माइनस कर दो, क्या मिलेगा, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये हाफ इंटू बेस कितना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ देखो 2 लीटर और 1 लीटर, यानी कितना हो जाएगा 2 - 1 लीटर्स में आएगा। और हाइट कितना बेटा 4 बार -1 बार, दिस इज 1/2 इंटू 1 इंटू 3 बार लीटर, इजंट इट। और बार लीटर कितना होता है बेटा, दिस इज 3/2 इंटू 100, ठीक है, 3/2 इंटू 100,
3/2 into 100 joules. So the area has to be 3/200, that is 150. Oh, यहाँ पे कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है. आई थिंक 2 में मैं कहीं मिस कर गया हूँ. 1/2 इंटू दिस एरिया होना चाहिए था. सो दिस इज बेसिकली आंसर इज 150. सो कैंसिल हो गया क्वेश्चन ये. ओके, बिकॉज एरिया ऑफ ए बी सी, जो आपका सी जो आया था यहाँ पर, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 - 1 इज 1, और 4 - 3, तो 3/2 हो जाएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो 150. ये क्वेश्चन में ऑप्शन बनाते हो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है. एनीवे, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे क्वेश्चंस मान लीजिए आ भी रहा है तो आपको दिखना चाहिए. नाउ ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है. CaCO3, ये आप टूटता है CaO + CO2, तो आप बोलोगे क्या, मोल्स ऑफ CaCO3 by 1 equals to moles of CO2 by 1, बिकॉज बैलेंस इक्वेशन है ना. मुझे 80% प्योर निकालना था और केजी में रखना है बेटा, याद रखना. कई लोग केजी में नहीं रखते हैं, इसलिए गड़बड़ जाएगा. तो पहले तो वेट आप ग्राम में लिख के फिर केजी कर लो उठा के. तो जो भी आपने वेट ऑफ सैंपल लिया, मान लो W में लिया, उसका 80% तो 80% तो कैल्शियम कार्बोनेट था. तो आपने क्या किया, 80/100 कर लिया, तो ये इतना ग्राम आ गया. दिस इज द ग्राम्स. पर मुझे केजी निकाला तो 1/1000 कर लूँ. दिस इज केजी. होल बाई, तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, केजी हटा दो. अभी मैं ग्राम में निकालता हूँ, बाद में केजी कन्वर्ट कर लूँ. होल बाई कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 + 60. दिस इज मॉलिक्यूलर मास होगा 40 + 12 + 48 + 60 + 40, 100. तो 100 दैट इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ लीटर 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 1. ठीक है. तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा अगर गलती हो सकता है वो ये कि केजी अपना देखो, बाकी क्वेश्चन में कोई जान तो है ही नहीं. तो W कितना है बेटा, यहाँ कट गया, 8/1000 हो गया. और इधर कितना बेटा, इधर है 1/2. तो 1/2 इंटू 1000/8, 1000/8. ठीक है ना. तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर. 80/100 इंटू W by 100 should be equals to 11.2 divided by 22.4, 1/2. यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000 ऊपर गया. ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज 125, दिस इज 62.5 ग्राम्स. बट मुझे पूछा क्या है, इंडिया टाइप में ध्यान देना. दिस इज टू 0.062 kg. आप टू रेस्पॉन्स में 0.06 शुड बी द आंसर. सो आंसर इज 0.06. कई लोग आप लिखते हो 62.5, दैट इज रॉन्ग. जो पूछा गया वो लिखोगे आप. नेक्स्ट, ये तो सिंपली आपका साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस है ना. कैसे होता है बेटा, जब आपका मान लो ए बी है, ये टूटेगा, सपोज ये गया A++ B-, इसका KSP है, कुछ भी दिया हुआ है, तो KSP मान लो 1 है, इसको x मानो, इसको x हो जाएगा. अगर साइमल्टेनियसली A B और AX है तो AX क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी A++ x-, इसको y मान लो, ये भी y हो जाएगा. बट एट वन टाइम अगर सेम इक्वेशन KSP2 मान लो, सेम वेसल में हो रहा है, तो A+ का दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल नहीं है. एक ही वेसल में होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक कैनॉट बी, मतलब कैनॉट बी डिफरेंट, इट हैज़ टू बी होमोजीनियस होने के कारण से इट हैज़ टू बी सेम. तो ये जो x है और ये जो y अलग अलग आया है, इन लोगों को हम लोग जोड़ देते हैं, बिकॉज जो यहाँ से आया जो यहाँ से आया दोनों मिलके वही आएगा. x+y हो जाएगा. तो बेटा यहाँ पे KSP1 विल बी इक्वल्स टू x टाइम्स x+y, इजंट इट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- है और A+ का कॉन्सेंट्रेशन है. KSP2 कितना हो जाएगा बेटा, KSP2 शुड बी इक्वल्स टू A+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू x- कॉन्सेंट्रेशन. अब A+ कितना है बेटा, x+y है, और ये कितना है y. अब ये दो इक्वेशन है, मुझे सॉल्व करना है. कैसे करोगे बेटा, पहले ऐड कर दो, ऐड 1 and 2.
देखो KSP1 प्लस KSP2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस वाई टाइम्स x प्लस x प्लस वाई टाइम्स वाई, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और आई कैन गेट x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर KSP1 प्लस KSP2। यही कॉमन आयन है विच इज इक्वल्स टू a प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो आपसे पूछा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है बेटा, यही काम करना है, 10 पावर माइनस 10 प्लस 4 टाइम्स 10 पावर माइनस 10 का कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन ये कॉन्सेंट दिया इसका रूट ओवर निकालना, दैट इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 5 इंटू रूट ओवर 5 प्लस 2.24 इंटू 10 पावर कितना, 2.24 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो यहाँ पर 2.24 y का वैल्यू क्या है दिस, तो y कंपेयर कर लो, y शुड बी इक्वल्स टू 2.24 बिकॉज यहाँ पर आपको दिया हुआ है y इंटू 10 पर माइनस 5, तो 10 पर माइनस 5 तो आ ही चुका ऑर्डर, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2.24 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ना क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि देखिए रूट मीन स्क्वायर, तो वी आर एम एस क्या होता है बेटा, वो होता है रूट ओवर 3RT बाई एम, एम इज द मॉलिक्यूलर मास, एंड वी अगर आपसे बोला जाए वी आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होगा, रूट ओवर 2RT बाई एम, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला। अब इसका मान लीजिए कुछ और है, इसका मान लीजिए कुछ और है, मान लीजिए 2 है, ये T1 है, ये T2 है, वॉट एवर। अब आपको निकालना है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना, बोल क्या रहा है कि VRMS ऑफ CH4 डिवाइड बाय V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ, मान लीजिए जो कंपाउंड है SO2 इज इक्वल्स टू कितना, 1/2। सो ये वाला वैल्यू अगर डिवाइड कर दोगे तो R कट जाएगा, इट विल बी 3T1 बाई M1 इंटू 2T2 और यहाँ आएगा M2 हो जाएगा, है ना। और T1 क्या है बेटा आपका, T1 ही है CH4 वाला, और T2 क्या है इसका वाला हो जाएगा कंडीशन। तो दिस इज 3T1 600 दिया हुआ है, और M1 है आपका 16, यहाँ इनटू कार्बन CH4 का 16 हो जाएगा, 12 प्लस 4, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स T2 मुझे निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 बेटा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 64। ठीक, अब ये जो वैल्यू आ रही है बेटा कितना आ रही है देखो, तो ये 16 4 जा ये आएगा 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 3600 बाई T2 स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3600 बाई T2 विच शुड बी इक्वल्स टू 60 बाई रूट T2, या ऐसे बोले लो 3600 हो गया। ओके, सो 3600 बाई रूट T2 इक्वल्स टू आपका वैल्यू आ रहा है कितना, 1/2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आई विल गेट 1/4 इक्वल्स टू, इसको हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं, सॉरी ये तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद आ रहा होगा। दिस इज 3600 बाई T2। ओके, 3600 बाई T2 उसको मैं स्क्वायर कर दिया, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी दिस वन, और यहाँ से T2 आपका आ जाएगा 3600 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0 0 24 का 2 और 144। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो आंसर मेरे ख्याल से गलत गया हुआ है, द आंसर शुड बी 14,400 केल्विन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है अप्रोच, बाकी तो कैलकुलेशन ही सारा कुछ है। तो आंसर ये चेक कर लीजिए, ये आ रहा है। नेक्स्ट इज KMnO4 एंड SO2। ओके, KMnO4 अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है, पर SO2 आपका नॉर्मली आपका क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं इट हैज़ टू बी इन द एसिडिक कंडीशन। अगर कुछ नहीं दिया तो आप ये मान लीजिएगा एसिडिक कंडीशन, बिकॉज SO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। तो SO2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बेसिक कंडीशन तो नहीं होगा, एसिडिक ही होगा। नहीं दिया तो नॉर्मली देना चाहिए था। तो ये वैलेंसी फैक्टर से कितना आता है बेटा, 5 होता है। ये +7 से +2 में गया तो ये 5 का चेंज आया,
और SO2 जो भी होता है वो जाता है SO4 2 माइनस में सल्फेट में। तो वैलेंसी फैक्टर है कितना होगा, ये +4 से +6 में गया, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा 2 का। तो आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ SO2। तो ये हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ SO2, उसका हो गया। ये KMnO4 का कितना है 5 इंटू मोल्स मुझे निकालना है, मान लो x है, और यहाँ पे दिया है वैलेंसी फैक्टर इसका होता है SO2 का 2 और मोल्स दिया है 5। तो यहाँ से x should be equals to 2. This is the answer. And the last one, 25th one. Now, serious question. बोल रहा हीट ऑफ फॉर्मेशन। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी का भी लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एरो बना के इधर की ओर जो कंपाउंड जिसके बारे में बात हो रहा है वो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा CO2, और किस फॉर्मेट में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे गैस CO2 गैस होना चाहिए, ओके। अब ये किससे बनना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें जो चाहिए यहाँ पर एलिमेंट चाहिए जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ना C जो है वो आपका ये गैस है जो भी है, ये C जो आएगा स्टैंडर्ड क्या होता है, ग्राफाइट होता है, दिस इज ग्राफाइट। और O का स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एग्रीगेशन क्या होता है बेटा, किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म मिलेगा आपको इन नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड STP या SATP या बात करो, या फिर बोलोगे कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो ये O2 फॉर्म मिलेगा, दिस इज द गैस फॉर्म। ये क्वेश्चन बनेगा इसका। इसमें जो हीट जो भी आ रहा होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा उसको दिया हुआ है x ना। ग्राफ कंबशन की बात करें ना, कंबशन कैसे निकालते हैं बेटा, हीट ऑफ कंबशन कैसे लिखते हैं हम लोग, हीट ऑफ कंबशन के लिए क्या करते हैं हम लोग इधर की ओर जिस कंपाउंड की बात करो उसको 1 मोल लिख दो। तो यहां पे क्या बात कर रहे हो, ग्राफाइट लिख लिया यहां पे 1 मोल। अब हम लोग इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इसको 1 रखते हुए प्रोडक्ट बनाओ, तो ये क्या बनेगा CO2 बनेगा, ठीक है। अब जो भी है ग्राफाइट है वो CO2 में कन्वर्ट होना चाहिए। कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो ये भी बैलेंस है। ये क्या होगा, डिटैच कंबशन होगा, डेफिनेशन भाई यही है। नाउ यू कैन सी दैट बोथ द इक्वेशन आर एग्जैक्टली सेम, तो वी कैन से दैट x शुड बी इक्वल्स टू y और x by y शुड बी इक्वल्स टू 1। सो आंसर इज 1। बहुत सिंपल था क्वेश्चन।